तो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज की क्लास रहने वाली है आपकी यूजीसी नेट कॉमर्स यूनिट वाइज आपकी क्लास है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों क्वेश्चन आपके शामिल है। ठीक है, तो क्लास को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपका जो जून एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जून एग्जाम में आप जो अपीयर हो तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, हमने क्लासें की है, उनका कुछ हमें बेनिफिट मिला है। तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लासों को एंड तक देखते रहिए। और आपको किस स्पेशल टॉपिक में, किस स्पेशल यूनिट में क्या दिक्कत है, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसकी पहले क्लास लगा देंगे। बाकी आपकी सीरीज वाइज क्लास चलेगी। फर्स्ट यूनिट के आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक आज की क्लास में हमने रखा है, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे अगर आपके क्लियर नहीं है तो, और आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रहने वाली है। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन सा तत्व है माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा कौन सा नहीं है? सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो इसमें कौन सा माइक्रो एनवायरनमेंट का क्या है? हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सप्लायर्स होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के, कस्टमर्स रहते हैं, और कॉम्पिटिटर्स ये भी माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। लेकिन जो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है ये मैक्रो एनवायरनमेंट का है, माइक्रो का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, PESTEL पेस्टल एनालिसिस में एल का मतलब क्या है? ठीक है, लिबरल है, लीगल है, लेबर है, या फिर लॉजिस्टिक है। तो यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस में एल का जो मतलब है वो आपका लीगल होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति एनईपी 1991 के 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन से थे? तो जो 1991 की जो नई आर्थिक नीति आई थी उसमें 3 स्तंभों पे काम किया गया था, 3 स्तंभ लाए गए थे। तो उनको एलपीजी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, एलपीजी लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन व्यावसायिक, वो ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये क्या थे? मुख्य 3 स्तंभ थे एनईपी 1991 के। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने स्थान किसका लिया है? प्लानिंग जो था, ठीक है, नीति आयोग ने स्थान लिया है प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नीति आयोग ने स्थान किसका लिया है? प्लानिंग कमीशन का। और 1 जनवरी, डेट भी आप नोट करिए, 1 जनवरी 2015 को क्या आया था? आपका नीति आयोग को लागू किया गया था। ठीक है, नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रहा है किसके स्थान पर? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को 2015 में लाया गया था। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रहा है किस पर? प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार कंज्यूमर की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? तो कंज्यूमर की परिभाषा में किसको शामिल करेंगे? जो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है और उसका उपभोग करता है, उपभोग के पर्पज से कोई वस्तु खरीदता है तो उसको कस्टमर कहेंगे। तो जैसे ऑनलाइन खरीदने वाला व्यक्ति, बिल्कुल वो कस्टमर है। रीसेल के लिए खरीदने वाला व्यक्ति, ठीक है, सर्विस लेने वाला व्यक्ति, या फिर मुफ्त में सामान पाने वाला व्यक्ति, बिल्कुल ये सारे आपके तीनों कस्टमर है। ठीक है, कंज्यूमर की परिभाषा में आते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ऑनलाइन सामान को खरीदता है, सर्विस लेने वाला व्यक्ति होता है, मुफ्त में सामान पाने वाला व्यक्ति होता है, तो वो तो कंज्यूमर हो गए। लेकिन जो रीसेल करता है, ठीक है, क्या करता है? रीसेल जो करता है तो वो क्या करता है? व्यापार करता है। ठीक है, तो व्यापार करता है तो वो किसमें? कंज्यूमर की परिभाषा में नहीं आएगा। ठीक है, रीसेल करता है मतलब अपने सामान को लेता है और उसको फिर से रीसेल करता है। ठीक है, व्यापार करता है उससे, तो वो आपकी कंज्यूमर की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि CSR प्रावधान कंपनीज एक्ट किस धारा में है? जो CSR के जो प्रावधान है वो कंपनी की कौन सी धारा में है? तो कंपनी की जो धारा है, सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 में, सेक्शन 135 जो है, इसमें किसके? CSR के प्रावधानों के बारे में बात की गई है। धारा जो 135वीं है आपका, सेक्शन 135 है, इसमें CSR प्रावधान की बात की गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि CSR अनिवार्य किस कंपनी पर लागू होता है। तो CSR अनिवार्य रूप से किस कंपनी पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि CSR जो अनिवार्य रूप से है वो किस कंपनी पर लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होता है यहाँ पे, जिसकी नेटवर्थ क्या है 500 करोड़ से अधिक या फिर 500 करोड़ के बराबर है। ठीक है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ के बराबर या फिर 1000 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, और जिसकी नेटवर्थ ठीक है जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक या फिर 5 करोड़ के बराबर। तो ऑल ऑफ द अबव आपके करेक्ट है, जिसकी नेटवर्थ क्या है 500 करोड़ के बराबर या फिर 500 करोड़ से अधिक है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक है या फिर 1000 करोड़ के बराबर है, जिसकी नेटवर्थ 5 करोड़ से अधिक या फिर 5 करोड़ के बराबर है। तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको CSR कंपनी, CSR अनिवार्य कंपनी, उसको CSR अनिवार्य, उस कंपनी पर CSR अनिवार्य रूप से लागू होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बात की गई है कि SWOT SWOT एनालिसिस में T का मतलब क्या है। देखो S का मतलब स्ट्रेंथ हो गया, W का मतलब वीकनेस हो गया, O का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई और T का मतलब थ्रेड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेड्स है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि फेमा कब लागू हुआ है। ए ऑप्शन 1973 में, बी ऑप्शन 1991 में, सी ऑप्शन 1999 में, डी ऑप्शन 2000 में। तो फेमा लागू कब हुआ है। तो फेमा को लागू किया गया है 2000 में, 2000 में लागू किया है फेमा को। फेमा को रिप्लेसमेंट किससे हुआ है। तो फेमा जो रिप्लेस हुआ है वो फेरा एक्ट 1973 से रिप्लेस हुआ है। ठीक है, 1973 से रिप्लेस हुआ है। 1999 में फेमा को लाया गया था और 2000 से ये लागू किया गया था। तो इस प्रकार से इसकी आप डिटेल भी लिख सकते हो। ठीक है, किसके बारे में, ये जो फेमा है, फेमा के बारे में आप लिख सकते हो कि 1999 में फेमा आया था, 2000 में अस्तित्व में आया और रिप्लेसमेंट फेरा का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, फेरा का रिप्लेसमेंट है, फेरा के स्थान पे फेमा को लागू किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी विशेषता डायनेमिक नेचर को दर्शाती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की ऐसी कौन सी विशेषता है जो डायनेमिक नेचर को दर्शाती है। ए ऑप्शन एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है, बी ऑप्शन एनवायरनमेंट के सभी तत्व आपस में जुड़े हैं, सी ऑप्शन एनवायरनमेंट को पूरी तरह समझना मुश्किल है और डी ऑप्शन एनवायरनमेंट का बिजनेस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इन्वायरमेंट लगातार बदलता रहता है, इसलिए डायनेमिक नेचर कहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक नेचर का है, इसीलिए उसको कहते हैं कि बिजनेस में बदलाव होते रहते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी बाजार ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में है कि मैक्रो एनवायरनमेंट का कौन सा घटक जनसंख्या, आयु संरचना और जीवन शैली से संबंधित है। ए ऑप्शन इकोनॉमिक, बी ऑप्शन पॉलिटिकल, सी ऑप्शन सोशल कल्चरल एंड डी ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल। यहाँ पे देखो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि मैक्रो एनवायरनमेंट का कौन सा घटक जनसंख्या, आयु संरचना, जीवन शैली से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें किससे, समाज से संबंधित है। तो यहाँ पे सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा है ना पढ़ने पे, तो उसको दोबारा से रीड करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन में, फिर ऑप्शन को पढ़ो तो आपका आंसर बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, MRTP एक्ट को किस वर्ष समाप्त करके कंपटीशन एक्ट लाया गया। MRTP जो एक्ट था उसको समाप्त करके कंपटीशन जो एक्ट है वो लाया गया। तो कब लाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1991 होगा, 1999 होगा, 2000 होगा, 2002 होगा या फिर 2009 होगा। तो MRTP जो एक्ट है किस वर्ष समाप्त करके कंपटीशन एक्ट लाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी ऑप्शन 2002 में। ठीक है, 2002 में क्या आया था, कंपटीशन एक्ट आया था आपका। समाप्त किसको किया गया था, MRTP जो एक्ट है उसको समाप्त करके किसको, कंपटीशन एक्ट को लाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत डिस्ट्रिक्ट कमीशन की मौद्रिक सीमा कितनी है। आपसे मौद्रिक सीमा पूछी है। 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसमें आपसे सीमा पूछी है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन की सीमा कितनी होगी। आपको तीनों ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो डिस्ट्रिक्ट में कितनी होगी, डिस्ट्रिक्ट में आपकी 1 करोड़ तक बताई गई है। ठीक है, 1 करोड़ या इससे 1 करोड़ तक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर तो सी ऑप्शन है, लेकिन आप आगे भी 2 है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। तो डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, 1 करोड़ है। फिर आपका हो जाएगा स्टेट हो जाएगा। तो स्टेट की आपकी जो सीमा है, तो स्टेट की सीमा आपकी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक आपकी जो सीमा है वो किसकी है, स्टेट की सीमा है। और 1 करोड़ से जो अबव है वो क्या है, आपकी नेशनल की सीमा है। तो मौद्रिक जो सीमा है वो कितनी है, डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ से अबव, और ठीक है 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक, और स्टेट में आपकी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और नेशनल में 10 करोड़ से अधिक। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेना, और इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो जारी कौन करता है, IMF करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, WTO करता है, या फिर UNO करता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। ठीक है, और 2021 के बाद में जो वर्ल्ड बैंक ने है इसको क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। इसको लगातार आगे तक नहीं चलाया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, डिसकंटिन्यू हो गया। आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 2021 के बाद में डिसकंटिन्यू हो गया है। तो वर्ल्ड बैंक अभी इसके ऊपर कार्य नहीं कर रहा है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इसकी इंडेक्स जारी करता है, और 2021 के बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका क्या है, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई है। भारत में पहली औद्योगिक नीति जो घोषित हुई थी वो कब हुई थी, 1947 में हुई थी, 1948 में हुई थी, 1951 में हुई थी, या फिर 1956 में हुई थी। तो भारत में जो पहली औद्योगिक नीति घोषित हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1948 में। पहली जो औद्योगिक नीति घोषणा हुई थी वो हुई थी 1948 में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, 1948। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि भारत में जो पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी वो 1948 में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डिमोनेटाइजेशन भारत में अंतिम बार कब हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन अंतिम बार जो हुआ था वो कब हुआ था, 1946 में, 1978 में, 2016 में, या फिर सभी वर्षों में। तो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था लास्ट टाइम 2016 में हुआ था। सबको वो डेट याद होगी 2016 की। ठीक है, 8 नवंबर की वो डेट जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। 1000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया था। तो उसकी डेट क्या है, 8 नवंबर 2016। कभी कभी क्या है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जो भी फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो दोनों UGC नेट एंड फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए ना वो जो है बेसिक से एडवांस तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने एडवांस करवा दिया। जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा ना तब आप एडवांस तक नहीं जा पाओगे। तो प्लीज़ बेस को अच्छे से करिए। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन से आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो उससे पहले आप बड़े क्वेश्चंस पे नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, बड़े क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट करेक्ट आंसर आपका 2016 है। आपकी इसकी सारी डिटेल मैंने डिमोनेटाइजेशन की बता दी। लास्ट टाइम कब हुआ था, 2016 में हुआ था। 8 नवंबर 2016 की वो डेट थी जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए गए थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेज एक्ट भारत में कब पारित हुआ था, 2000 में, 2005 में, 2006 में, या फिर 2010 में। तो सेज एक्ट भारत में कब पारित हुआ था, तो 2000 कब हुआ था सेज एक्ट, 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, सेज एक्ट 2005 में पारित हुआ था। ठीक है,
करेक्ट आंसर आपका क्या है इसमें? बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18, बिजनेस एथिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बिजनेस एथिक्स है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। बिजनेस एथिक्स क्या कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, बिजनेस एथिक्स का मतलब व्यावसायिक नैतिकता आपको क्या कहती है कि आप बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। लीगल और नॉर्मल मोरल रूप से सही निर्णय लेना। सी ऑप्शन, कंपटीशन को ख़त्म करना, ठीक है, और गवर्नमेंट पॉलिसी बनाना। तो यहाँ पे देखो बिजनेस एथिक्स का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो बिजनेस एथिक्स का मुख्य उद्देश्य होता है लीगल और मोरल रूप से सही निर्णय लेना, ठीक है। आप व्यवसाय कर रहे हो, व्यवसाय में जो भी निर्णय है आप लीगल तरीके से लीजिए और उसका मोरल रूप से सही निर्णय लीजिए, ठीक है, ताकि वो सभी के लिए सही हो। ऐसा नहीं कि आप अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए आप कस्टमर का ध्यान नहीं कर रहे कि कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, कस्टमर जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, उसको पॉजिटिव परिणाम मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसको बिजनेस एथिक्स में रखा जाता है। और अगर आप ध्यान नहीं रखते कि कस्टमर जो है, हमें तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने से मतलब है, बाकी कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, हमें बिजनेस एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है, नैतिकता के विरुद्ध वो चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि लीगल और मोरल रूप से सही निर्णय लेना ही बिजनेस एथिक्स का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्लास आपको इस प्रकार से समझाई जाएगी कि आप क्लास में बैठ के मेरे सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप क्लास को अच्छे से शांति से बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। क्लासों के शॉर्ट नोट्स बना के चलिए, पीपीटी के भरोसे आप मत बैठना। पीपीटी आपको अवेलेबल भी हो जाएगी ना, तो वो आपकी जो फाइल फॉर्मेट में पड़ी ही रहेगी, फोन में पढ़ नहीं पाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिविजन करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 19 है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी के आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएसटी से रिलेटेड। तो 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी लागू हुई थी? नहीं। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, 1 अगस्त 2017 को लागू हुई थी, या फिर 1 जनवरी 2018 को जीएसटी लागू हुई थी? तो जीएसटी लागू हुई थी आपकी 1 जुलाई 2017 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है इसके 4 पिलर्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन से 4 पिलर्स है जिनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्क करती है। ए ऑप्शन प्रॉफिट, प्रोडक्ट, प्राइस एंड पैलेस। बी ऑप्शन पीपुल, पर्पस, प्रोसेस और परफॉर्मेंस। सी ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और डी ऑप्शन है कि प्लान, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर और प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो 4 पिलर्स हैं वो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स हैं जिन पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्क करती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया जो अभियान है वो कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2014 को, 25 सितंबर 2014 को, 26 जनवरी 2015 को, या फिर 2 अक्टूबर 2015 को। तो मेक इन इंडिया जो अभियान है वो कब हुआ था? तो मेक इन इंडिया जो अभियान है वो आपका 25 सितंबर 2015 से क्या हुआ था? शुरू हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी भारत में कौन बनाता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी भारत में कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगी, नीति आयोग बनाएगा, आरबीआई बनाएगी या फिर सेबी बनाएगी? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाली बात है कि आरबीआई का एमपीसी हर 2 महीने में पॉलिसी तय करता है। आरबीआई का जो एमपीसी है वो हर 2 महीने में आपका पॉलिसी तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 फिजिकल पॉलिसी का संबंध किससे है? ए ऑप्शन मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट से। बी ऑप्शन गवर्नमेंट टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से।
सी ऑप्शन फॉरेन एक्सचेंज रेट से, या फिर डी ऑप्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी से। तो फिजिकल पॉलिसी का जो संबंध है वो किससे है? तो फिजिकल पॉलिसी का जो संबंध है वो है गवर्नमेंट टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से संबंधित है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट कर रही है और एक्सपेंडिचर खर्चे वगैरह कितना कर रही है। तो उसका संबंध किससे है? डायरेक्ट फिजिकल पॉलिसी से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गवर्नमेंट के टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर का जो संबंध है वो फिजिकल पॉलिसी से है। तो फिजिकल पॉलिसी का सीधा संबंध किससे है? गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर्स। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च हुई थी? तो स्टार्टअप योजना जो है, स्टार्टअप इंडिया योजना है, वो कब लॉन्च हुई थी? तो ये योजना, स्टार्टअप इंडिया जो योजना है ये कब लॉन्च हुई थी? 15 अगस्त 2015 को, 16 जनवरी 2016 को, 26 जनवरी 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 16 जनवरी 2016 को क्या हुई थी? आपकी स्टार्टअप इंडिया योजना लॉन्च हुई थी। स्टार्टअप इंडिया जो योजना है वो 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से 16 को लॉन्च हुई थी। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब, किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1974 में, 1981 में, 1986 में, या फिर 1992 में। तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो कब आया था? ये एक्ट आया था 1986 में। ठीक है, और कब आया, किस लिए आया था? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना 1984 में, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसके बाद में क्या हुआ था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाया गया था। ठीक है, ये एक्ट क्या बना था? भोपाल गैस त्रासदी, आप याद रखना, 1984, और इसके बाद में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू किया गया था। एक्ट आया था 1986 में और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर आपको बता ही दिया, सी ऑप्शन है 1986। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो आपको बताना है। ए ऑप्शन पब्लिक सेक्टर का विस्तार करना, बी ऑप्शन गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन कम करना, सी ऑप्शन फॉरेन ट्रेड बढ़ाना, या फिर टैक्स कलेक्शन कम करना। तो डी इन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन कम करना। ठीक है, यही क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल बर्डन है उसको कम किया जाए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन। DIPAM का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, DIPAM का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट, बी ऑप्शन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, सी ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड मार्केटिंग, एंड डी ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे DIPAM का फुल फॉर्म जो है वो ये रहेगा कि ए ऑप्शन आपका जो करेक्ट है इसका रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट। इनमें से एक क्वेश्चन, एक वर्ड आपसे हटा दिया जाएगा कि DIPAM फुल है ये है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वर्ड है इसमें पी का मतलब क्या है। तो आपको जब आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा उस टाइम कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट ये इसकी फुल फॉर्म थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है कि FDI में ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है? तो FDI में ऑटोमेटिक जो रूट है उसका मतलब क्या है? तो ऑटोमेटिक रूट का मतलब है RBI की अनुमति जरूरी है, सरकार की अनुमति जरूरी है, पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, या फिर सिर्फ सहज में लागू है। तो यहाँ पे जो FDI में ऑटोमेटिक जो रूट है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट तो आपको अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रूट से आपकी क्या है FDI होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पूरा अनुमति की ज़रूरत नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस सेक्टर में आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या फिर माइनिंग सेक्टर में। तो यहाँ पे देखो FDI सबसे ज़्यादा जो आती है वो आती है सर्विस सेक्टर से।
ठीक है, सर्विस सेक्टर से आपकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, एफडीआई आती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सीएसआर का खर्च की न्यूनतम सीमा कितनी है? एक ऑप्शन 1% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, बी ऑप्शन 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, 3% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट एंड 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सीएसआर का खर्च की न्यूनतम जो सीमा है, वो न्यूनतम सीमा जो निर्धारित करी गई है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है, पिछले 3 साल के औसत नेटवर्थ का 2%, ठीक है, कितना, पिछले जो 3 साल है उसमें जो औसत नेटवर्थ हुई है, औसत नेट प्रॉफिट जो हुआ है उसका 2%, ठीक है, औसत नेट प्रॉफिट जो हुआ है पिछले 3 सालों में उसका 2% आपका क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सीएसआर का खर्च की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। तो वो 2% है पिछले 3 सालों का औसत जो प्रॉफिट है उसका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? क्या पूछा गया है, नेशनल ग्रीन, क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2008 में, 2010 में, 2012 में या फिर 2013 में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 2010 में, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? ए ऑप्शन 1 जुलाई 2015 को, बी ऑप्शन 15 अगस्त 2015 को, 26 जनवरी 2015 को या फिर 2 अक्टूबर 2014 को? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी विशेषता रिलेटिविटी कहलाती है? ए ऑप्शन है एनवायरनमेंट हर देश क्षेत्र में अलग होता है, बी ऑप्शन एनवायरनमेंट लगातार बदलता है, सी ऑप्शन एनवायरनमेंट के सभी घटक जुड़े हैं, डी ऑप्शन एनवायरनमेंट अनिश्चित है। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन कि एनवायरनमेंट हर देश क्षेत्र में अलग अलग होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि FRBM एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉरेन रिजर्व बढ़ाना, फिजिकल डिफिशिएट और गवर्नमेंट डेब्ट कम करना, FDI को बढ़ावा देना और बैंक मर्जर्स करना। यहाँ पे FRBM एक्ट जो है इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है फिजिकल डिफिशिएट को और गवर्नमेंट डेब्ट कम करना। फिजिकल डिफिशिएट और गवर्नमेंट की जो डेब्ट है उनको कम करना ही क्या है, FRBM एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम, कभी थोड़ी क्लास लेके आएंगे तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ है? या फिर आप खुद भी इनको सर्च कर करके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ है? 15 जुलाई 2015 को, 15 अगस्त 2015 को, 2 अक्टूबर 2015 को या फिर 26 जनवरी 2016 को? तो स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा 35 में ए, 15 जुलाई 2015 को। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन IIP कौन जारी करता है? जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन IIP कौन जारी करता है? RBI करता है, नीति आयोग करता है, NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP कौन जारी करता है? तो जारी करता है आपका NSO, पहले CSO जारी करता था। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन तक कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन IIP कौन जारी करता है? तो NSO द्वारा ये NSO जारी करता है, पहले CSO जारी करता था, ठीक है। पहले क्या करता था, CSO द्वारा जारी किया जाता था, IIP अभी जारी कर रहा है NSO, ठीक है। और NSO कब से जारी कर रहा है या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। NSO कब से जारी कर रहा है ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और CSO का कार्यकाल कब तक का था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है 36 नंबर क्वेश्चन का।
थोड़ा सा गला खराब है, प्लीज़ इग्नोर करना उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब हुई थी? ए ऑप्शन है मार्च 2020 में, बी ऑप्शन है मई 2020 में, सी ऑप्शन है अगस्त 2020 में एंड डी ऑप्शन है जनवरी 2021 में। तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसकी जो घोषणा हुई थी वो घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा मई 2020 में हुई थी। आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा हुई थी वो मई 2020 में हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में घोषणा हुई थी, कब हुई थी? कोविड-19 के दौरान 20 लाख करोड़ का पैकेज जो था, उसकी 20 लाख करोड़ का इसका पैकेज रखा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है मई 2020 में। और इसका जो पैकेज की जो राशि थी 20 लाख करोड़ का पैकेज था और कोविड-19 के दौरान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 37 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, मई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2002 में, 2003 में, 2007 में या फिर 2009 में? तो 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 2003 में। बी ऑप्शन आपका सही है, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन का नकारात्मक प्रभाव कौन सा हो सकता है? तो ग्लोबलाइजेशन का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कौन सा हो सकता है? ए ऑप्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बी ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, सी ऑप्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर प्रभाव या फिर डी ऑप्शन फॉरेन एक्सचेंज बढ़ना। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का जो नकारात्मक प्रभाव हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर जो दबाव आया है वो ग्लोबलाइजेशन का एक नकारात्मक प्रभाव है। बाकी सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना या फिर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ना, ये सारे पॉजिटिव है। बाकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर जो बर्डन आया है वो एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्राइवेटाइजेशन के किस तरीके में सरकार 51% से कम शेयर बेचती है? स्ट्रेटेजिक सेल, माइनॉरिटी सेल एंड कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन या फिर टोकन प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका करेक्ट आंसर मिनॉरिटी सेल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मुख्य घटक कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो मुख्य घटक नहीं है वो कौन सा नहीं है? नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, कास्ट सिस्टम या फिर इन्फ्लेशन रेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो 41 नंबर क्वेश्चन का? सी ऑप्शन कास्ट सिस्टम। सी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा तो चलो देखते हैं कास्ट सिस्टम्स, इसका सी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करना, गला खराब होने की वजह से बीच बीच में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि RTI एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? RTI जो एक्ट है वो भारत में कब लागू हुआ है? जो RTI एक्ट है वो भारत में 2005 में लागू हुआ है। ठीक है, 2005 में क्या हुआ है? RTI एक्ट को लागू किया गया है भारत में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट किससे संबंधित है? ए ऑप्शन इंटरेस्ट रेट ऑफ और टैक्स पॉलिसी, बी ऑप्शन पॉपुलेशन साइज, एज, जेंडर एंड लिटरेसी एंड सी ऑप्शन टेक्नोलॉजी और R&D एंड डी लीगल फ्रेमवर्क। तो डेमोग्राफिक जो एनवायरनमेंट है वो किससे संबंधित है? तो डेमोग्राफिक जो एनवायरनमेंट है वो आपकी पॉपुलेशन साइज, एज एंड जेंडर एंड लिटरेसी इनसे संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1951 में हुई थी, 1977 में हुई थी, 1991 में हुई थी या फिर 2001 में हुई थी? तो भारत में पहली जो आर्थिक जनगणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1977 में। तो बी ऑप्शन आपका सही है, आर्थिक जनगणना आपकी 1977 में हुई थी, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। लेसेस-फेयर नीति का अर्थ क्या है? गवर्नमेंट का पूर्ण नियंत्रण, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और कंप्लीट बैन ऑन इम्पोर्ट्स
एंड डी पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, थोड़ा सा अगले में इशू है तो प्लीज इग्नोर करना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो नाबार्ड की स्थापना 1980 में हुई है, 1982 में हुई है, 1985 में हुई है, फिर 1990 में हुई है। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बेस ईयर आईआईपी के लिए वर्तमान में कौन सा है? तो बेस ईयर वर्तमान में आईआईपी के लिए कौन सा है? तो ये ईयर आपका कौन सा है? 2004-05, 2010-11, 2011-12 या फिर 2014-15। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था पीवाईक्यू में। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 2011-12। आईआईपी के लिए जो बेस ईयर है वो क्या है? 2011-12 है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ई कॉमर्स को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है ऑनलाइन सेलर को छूट देना, बी ऑप्शन है ऑनलाइन बायर्स को भी अधिक देना, सी ऑप्शन है कैश पेमेंट अनिवार्य करना, और डी ऑप्शन है फॉरेन वेबसाइट बैन करना। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ई कॉमर्स को शामिल करने का जो उद्देश्य है वो ये रखा गया है कि ऑनलाइन बायर्स को भी अधिकार देना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑनलाइन बायर्स को भी अधिकार देना ही क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ई कॉमर्स को शामिल किया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 49, मिक्स्ड इकोनॉमी की मुख्य विशेषता क्या है? जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का सहअस्तित्व, या फिर डी ऑप्शन फॉरेन कंपनीज का नियंत्रण, फॉरेन कंपनीज का नियंत्रण। तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का सहअस्तित्व है। तो करेक्ट आंसर आपका 49 का सी ऑप्शन हो जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का सहअस्तित्व आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कब लॉन्च हुआ था? पीएम घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2020 को, 13 अक्टूबर 2020 को, 26 जनवरी 2020 को, 15 अगस्त 2020 को। यहाँ पे पीएम घाटी शक्ति नेशनल जो मास्टर प्लान है वो लॉन्च हुआ था आपका कब हुआ था? 13 अक्टूबर 2021 को पीएम घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो था 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, नेचुरल एनवायरनमेंट से बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन रॉ मटेरियल की उपलब्धता, बी ऑप्शन नेचुरल क्लाइमेट्स का जोखिम, सी ऑप्शन पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो नेचुरल एनवायरनमेंट से बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है, यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है, नेचुरल क्लाइमेट्स का जोखिम रहता है, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉज रहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही रह जाता है। डी ऑप्शन आपकी करेक्ट है, उपरोक्त सभी आपकी सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, एग्जिम पॉलिसी अब किस नाम से जानी जाती है? फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, बी ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। तो जो एग्जिम पॉलिसी है वो अब किस नाम से जानी जाती है? तो एग्जिम पॉलिसी को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी के नाम से जाना जाता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेट तकसीम किस एनवायरनमेंट की समस्या है? इकोनॉमी एनवायरनमेंट की, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट की, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, या फिर सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की। तो रेट तबसीम एनवायरनमेंट किस एनवायरनमेंट की समस्या है? तो रेट तबसीम जो है ये आपके
पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट की समस्या है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का लक्ष्य 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा कितना करना था। जीडीपी में हिस्सा कितना करना था, 15%, 20%, 25% या फिर 30%। तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 25% करना था। नेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है उसका 2022 तक का जो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा करना था वो था 25%। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन की कॉर्पोरेट वेल किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, सीएसआर से, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी, एफडीआई पॉलिसी या फिर कंज्यूमर राइट से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और आगे आपको क्लास चाहिए ऐसी की क्लास चाहिए तो बैक टू बैक आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन जरूर से अलाउ करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और थोड़ा सा गले में इशू है तो प्लीज़ जो भी चीज़ें हुई है यहाँ पर क्लास में, ठीक है, कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ सॉरी। एंड जो भी फीडबैक है आप क्लास का मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और जो भी फीडबैक आप दोगे उस पर मैं काम करूं और भी अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।